8,900 करोड़ रुपए के मेगा ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कार्यक्रम। समुद्र में भारत की ताकत का एहसास कराने वाला प्रोजेक्ट। बड़े बड़े जहाजों को जिस काम के लिए दूसरे देश जाना पड़ता था, अब वो काम अपने यहाँ ही हो जाएगा। लेकिन उद्घाटन कार्यक्रम खत्म हुआ तो चर्चा प्रोजेक्ट की नहीं बल्कि एक टिप्पणी की थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आई थी। आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। पिनरई विजयन और शशि थरूर की मौजूदगी में प्रधानमंत्री के इस बयान के क्या मायने हैं, प्रधानमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस क्यों हमलावर है, बताएंगे आपको खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या पहलगाम आतंकी हमले का हमास से कोई कनेक्शन है। भारत में इजरायल के राजदूत ने क्या खुलासा किया है। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्यामा पांडे और आप देख रहे हैं खबरगांव समाचार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे 5 खबरों पर। शुरुआत करेंगे पहलगाम आतंकी हमले के अपडेट से। हर रोज मीटिंग्स हो रही हैं, नई नई जानकारियां सामने आ रही, नए नए दावे हो रहे हैं। नया दावा इजरायल की ओर से आया है। भारत में इजरायल के राजदूत रियूवेन अजार ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की तुलना 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के हमले से की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए इजरायली राजदूत ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट छुट्टियां मना रहे थे, जबकि इजरायल में 7 अक्टूबर को लोग एक संगीत समारोह में जश्न मना रहे थे जब हमास ने हमला किया। इस हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए थे, जिसके बाद इजरायल ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था और कहा था कि ये हमास के खात्मे के बाद ही खत्म होगा। करीब 1.5 साल बीत चुके हैं, हजारों लोग मारे जा चुके हैं, युद्ध अब भी जारी है। इजरायली राजदूत का दावा है कि हमास के हमले के तरीके ने कई आतंकी संगठनों को प्रेरित किया। दुनिया भर में इस हमले को रिकॉर्ड किया गया और दिखाया गया। हमास के लड़ाकों को दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर आमंत्रित किया गया, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी शामिल है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी राजशेखर झा की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमास के लड़ाकों की एक टीम ने बहावलपुर का दौरा किया, जहां आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है। इसके अलावा फरवरी में लश्कर-ए-तैयबा और जैश के शीर्ष कमांडर पीओके के रावलकोट में कश्मीर एकजुटता दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। इसमें हमास के लड़ाके भी शामिल हुए थे। फिलहाल पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के हमास कनेक्शन को लेकर भारतीय एजेंसियों की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं सामने आई है। जानकारी उन आतंकियों को लेकर भी नहीं सामने आई है जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था। हमलावरों ने घूमने आए पर्यटकों से धर्म पूछ के तसल्ली से गोली मारी और फिर आराम से गायब हो गए। 22 अप्रैल को हमला हुआ था। आज तारीख है 2 मई 2025, यानी 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पर्यटकों पर गोलियां बरसाने वाले आतंकी पकड़े नहीं गए। पिछले 10 दिन से सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन हमला करने वाले आतंकियों का कोई सुराग नहीं लगा है। जांच जारी है। साथ ही जारी है आतंक को खुला समर्थन देने वाले पाकिस्तान को घेरने की कोशिशें भी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट की माने तो भारत पाकिस्तान को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग रुकवाने के लिए प्रयास कर रहा है। भारत चाहता है कि पाकिस्तान फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में चला जाए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF वो संस्था है जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखती है। इसकी ग्रे लिस्ट में किसी देश के जाने का मतलब है कि उस देश को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सुरक्षित माना जाता है। माना जाता है कि उस देश में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग रोकने के लिए जो नियम है उनमें कमियां हैं। अगर इसमें सुधार नहीं किया जाता है तो फिर उस देश को ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। अगर कोई देश FATF की ग्रे लिस्ट में जाता है तो उसे काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से फंड मिलना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान को जून 2018 में FATF ने ग्रे लिस्ट में डाला था। अक्टूबर 2022 में इसे हटा लिया गया। भारत ने इसका तब भी विरोध किया था। अब एक बार फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाने के लिए जरूरी प्रयास भारत की ओर से किए जा रहे हैं। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए भारत को सदस्य देशों का समर्थन भी जुटाना होगा, जो ये माने कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पाल पोस रहा है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से फंडिंग मिल रही है, उसका इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने में कर रहा है, इसलिए इस फंडिंग को रोका जाए। अगली खबर है केरल से। केरल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजिंजम पोर्ट का उद्घाटन किया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित इस पोर्ट से ग्लोबल शिपिंग और ट्रेड रूट में भारत की उपस्थिति मजबूत होगी, क्योंकि ये मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ये क्या होता है, जब भी समुद्री रास्ते से व्यापार की बात होती है तो हम सब पानी के बड़े बड़े जहाजों में लदे बड़े बड़े कंटेनर्स देखते हैं। ये कंटेनर्स एक देश से दूसरे देश ले जाए जाते हैं, लेकिन जब कोई सीधा शिपिंग रूट नहीं होता है तो फिर ये किसी जगह पर रुकते हैं, जहां इस जहाज से सारे कंटेनर्स उतार लिए जाते हैं, उन्हें दूसरे जहाज पर लाद दिया जाता है, वहां से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस जिस जगह पर होता है उसे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहा जाता है। आसान भाषा में इसे कनेक्टिंग फ्लाइट या कनेक्टिंग ट्रेन की तरह समझिए। अंतर बस ये है कि यहाँ बड़े बड़े जहाज होते हैं और उन पर लदा होता है भारी भरकम सामान।
इन बड़े बड़े जहाज़ों के पोर्ट तक पहुंचने के लिए गहरे पानी की जरूरत होती है। साथ ही सामान उतारने, चढ़ाने, सुरक्षित रखने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत होती है। जिन देशों में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता है उन्हें इससे फायदा भी होता है, कमाई भी होती है। अभी भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो दूसरे देशों के पोर्ट पर संभाला जाता है। दुबई, सिंगापुर, कोलंबो जाना पड़ता है। इसमें लागत जो ज्यादा खर्चा होता है वो तो होता ही है, समय भी जाता है। ऐसे में भारत ने अपना ट्रांसशिपमेंट पोर्ट तैयार करने का फैसला किया। कुल 8,900 करोड़ रुपए खर्च कर विजिंजम में मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट तैयार हो चुका है, जो न केवल भारतीय कार्गो कंटेनर्स का ट्रांसशिपमेंट अपने देश में कराएगा बल्कि पूरे उपमहाद्वीप के लिए ग्लोबल शिपिंग ट्रेड रूट का सेंटर बन सकता है। पिछले साल जुलाई में विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट पर दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर वाहकों में से एक MSC तुर्की पहुंचा था, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। इस पोर्ट का निर्माण अडानी पोर्ट्स ने सरकार के साथ PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में की है। आज प्रधानमंत्री ने इस पोर्ट का उद्घाटन किया तो मंच पर गौतम अडानी भी मौजूद थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने CM विजयन और सांसद थरूर का नाम लेकर कहा कि आज का कार्यक्रम कई लोगों की रात की नींद उड़ा देगा। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। നമ്മുടെ എയർലൈൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകണം. He could not. बल मैसेज चला गया जहां जा रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुवादक उनके बयान का अनुवाद नहीं कर पाए, लेकिन संदेश वहां पहुंच गया है जहां पहुंचना था। और ये संदेश कहां पहुंचना था? ये संदेश था अडानी विरोध की राजनीति करने वाली कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों के लिए। कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सांसद मंच पर मौजूद थे, जो मोदी सरकार पर देश के संसाधन अडानी ग्रुप को सौंपने का आरोप लगाते हैं। जवाबी हमला कांग्रेस की ओर से भी हुआ। पार्टी ने कहा कि देश गुस्से में है और प्रधानमंत्री को अट्टहास और विपक्ष के खिलाफ भद्दा मजाक सूझ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले को आज 10 दिन से ज्यादा हो गए। शहीदों के परिवार न्याय की आस लगाए बैठे हैं। ये पूरा देश आक्रोशित है, उद्वेलित है और आशा कर रहा है कि सरकार ऐसा कठोर कदम उठाएगी कि पाकिस्तान को की रूह कांप जाए भारत के खिलाफ किसी भी आतंकी को संरक्षण देने या भारत विरोधी कोई भी गतिविधि करने के लिए। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को अट्टहास सूझ रहा है, मजाक सूझ रहा है। वो केरल की एक रैली में बजाय पाकिस्तान की नींद उड़ाने के विपक्ष की नींद उड़ाने का गंदा भद्दा मजाक कर रहे हैं। वो विपक्ष जो 100% आपका सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ खड़ा और कह रहा है आप कोई भी कार्रवाई करिए, हम आपका साथ देंगे, उस विपक्ष पर आपको इस तरह की फप्तियां कसते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही? ये वक्त है हंसी मजाक का। वैसे कयास शशि थरूर को लेकर भी लगाए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर बीती रात यानी 1 मई को देर रात दिल्ली से तिरुवनंतपुरम अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री का स्वागत करने पहुंचे। बाकायदा ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। आज कार्यक्रम के दौरान एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री कई नेताओं को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही शशि थरूर के सामने पहुंचते हैं उनका हाथ थाम लेते हैं। कुछ दिन पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद शशि थरूर ने सरकार का बचाव किया था, तो पार्टी के ही नेताओं ने उनकी आलोचना की थी। उदित राज ने तो यहां तक कह दिया था कि वे भाजपा के प्रवक्ता कब से हो गए। सोशल मीडिया पर इन सब कड़ियों को जोड़कर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, केरल में एक चेहरा तलाश रही बीजेपी की खोज शशि थरूर पर जाकर खत्म होगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केरल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे आंध्र प्रदेश, जहां उन्होंने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती की आधारशिला रखी। हम सब जानते हैं कि 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया था और तेलंगाना नया राज्य बना था। राजधानी हैदराबाद भी तेलंगाना के ही हिस्से आई थी। ऐसे में राज्य के लिए नई राजधानी की तलाश शुरू हुई। 2014 में राज्य की सत्ता में आए चंद्रबाबू नायडू ने नई राजधानी अमरावती को बनाने का फैसला किया, एक नया शहर बसाने का फैसला किया। लेकिन 2019 में उनकी सत्ता चली गई। जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 3 राजधानी विशाखापत्तनम, अमरावती और कुर्नूल बनाने का ऐलान किया। 2024 में फिर से नायडू की वापसी हुई और उन्होंने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के ही रहने पर ऐलान किया। इस नई राजधानी को बसाने के लिए 58,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया।
इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक सपना है जो हकीकत में बदल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की भी खूब तारीफ की और कहा कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो नायडू से सीखते थे कि तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो आई दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट से। राव एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा समेत 5 लोगों को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि पिछले महीने ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की थी। आरोप है कि 2010 में एक नई कंपनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने 50 लाख रुपए में एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड के लोन खरीदे थे और उसके बाद यंग इंडियन ने एसोसिएटेड जनरल्स की संपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले लिया था, जिनकी कीमत 2000 करोड़ रुपए से अधिक की थी। मामले की जांच 2014 में शुरू हुई जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई। पिछले महीने ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दर्ज की थी। आज सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने राहुल, सोनिया एवं अन्य कांग्रेस नेताओं को नोटिस जारी किया ताकि उनका पक्ष भी सुना जा सके। अगली खबर भी दिल्ली से ही है, जहां आज सुबह तेज बारिश हुई, पानी की वर्षा आफत बरस गई। चारों तरफ पानी पानी नजर आने लगा। कहीं पेड़ गिरने से गाड़ियां तबाह हो गई तो कहीं जलभराव में सड़कें तालाब बन गई। इस बारिश ने उन तमाम सरकारी दावों की भी पोल खोल दी जो मानसून के लिए फुल प्रूफ तैयारी की बात कर रहे थे। नई विपक्ष में आई आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा, उनके पुराने बयान याद दिलाए तो भाजपा नेताओं ने पलटकर केजरीवाल सरकार का किया धरा इसे बता दिया। कहा कि हमें आए तो अभी 2 महीने ही हुए। सुनिए दोनों पार्टियों के नेताओं की ओर से क्या क्या बयान आए। दिल्ली में आज 4 इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार इनकी, एलजी इनकी, दिल्ली सरकार इनकी और एमसीडी भी भारतीय जनता पार्टी। 4 इंजन की सरकार के बाद अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। अब आप ये नहीं कह सकते फला चीज केजरीवाल के पास है, फला चीज केजरीवाल ने रोकी। अब सब कुछ आपके पास है। और 1 महीने पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा टीवी चैनल पर 2025 में पानी नहीं भरेगा। और आप देखिए एक सामान्य बारिश हुई है, जगह जगह पानी भरा, 4 लोगों की मृत्यु हो गई, 4 लोग कहीं दबे हुए हैं, जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं। आज ट्रैफिक हर जगह जैम है। यहाँ से 30 किलोमीटर जाना है तो 2-2 घंटे लग रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बहानेबाजी करती है। आज उनके पास कोई बहाना नहीं बचा तो आज उनकी ये बीमारी जो हमें पिछली सरकार से मिली है इसका इलाज होने में समय लगेगा। और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद उन रास्तों से होती हुई आ रही है जहां पे दिल्ली के हजारों लोग जाम में फंसे हुए हैं। और इन अव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, सड़कों पे है, अधिकारी काम कर रहे हैं, प्रशासन दुरुस्त है और समय के साथ साथ इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करना हमारी नूरा कुश्ती जारी है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को जिम्मेदार बताया जा रहा है। पहले भी यही होता रहा, अब भी यही हो रहा है। बस विपक्ष और सत्ता पक्ष की सीटें आपस में बदल गई है, समस्या जस की तस बनी हुई है। आज के एपिसोड में इतना ही। खबर गांव समाचार का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए खबर गांव के साथ।